हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमसीक्यू वाला। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता होगा कि बिहार दरोगा के 1275 सीटों पे वैकेंसी आई हुई है और एग्ज़ाम अब जल्द से जल्द होने वाला है, ज़्यादा दिन बचा नहीं है। तो इसी क्रम में जो हमारा टेस्ट सीरीज चल रहा है रुक्मणी पब्लिकेशन का, जिसमें कुल 30 सेट है। अभी तक 18 हमने कंप्लीट करा रखे हैं। आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके सारी वीडियोस को देख लीजिए। इन सभी सेट में मैथ के भी क्वेश्चंस हैं, करेंट अफेयर्स के भी हैं, जीके के तो हैं ही, और साइंस के भी क्वेश्चंस हैं। तो आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर देख लीजिएगा। और आज के सेशन में हम देखेंगे सेट नंबर 19 को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। और हाँ, अभी तक आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और चैनल से जुड़ जाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सेशन को। 5वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में गुप्त काल स्थापित नालंदा विश्वविद्यालय को 12वीं शताब्दी के अंत में किसने नष्ट भ्रष्ट किया था? तो ये कौन था? ये बख्तियार खिलजी था। ये किसका सेनापति था? तो ये मोहम्मद गौरी का सेनापति था। इसी ने नालंदा विश्वविद्यालय को आग लगा दिया था। पूछे कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो ये कुमार गुप्त के द्वारा किया गया था। और नालंदा विश्वविद्यालय को विश्व विरासत स्थल में वर्ष 2016 में शामिल किया गया। इसको भी ध्यान में रखेंगे। और ये बख्तियार खिलजी जो था, इसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय को भी नष्ट कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 2, राजा मानसिंह ने मुगल सेना का नेतृत्व करते हुए किस मैदान में महाराणा प्रताप के साथ युद्ध किया था? तो ये हल्दी घाटी का मैदान। आपको पता होगा कि हल्दी घाटी का युद्ध जो है वो 18 जून 1576 में किसके बीच? अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था। इस युद्ध में क्या था कि महाराणा प्रताप का सेनापति हकीम खान था और मुगल सेनापति यानी अकबर का सेनापति वो मानसिंह था। तो इसको ध्यान में रखेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, नादिर शाह ने 1739 में भारत पर आक्रमण किया और दिल्ली में लूटपाट की। वो कहाँ का शासक था? तो वो जो था वो फारस का शासक था। नादिर शाह को ही हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं नेपोलियन। ईरान का नेपोलियन कहा जाता है नादिर शाह को। इसको भी ध्यान में रखेंगे। और जिस समय ये दिल्ली में लूटपाट किया था उस समय जो वहाँ का मुगल बादशाह था वो था मोहम्मद शाह। और इसने क्या किया था कि लूटपाट करके वहाँ पर जो मयूर सिंहासन था उसको भी अपने साथ ले गया था ईरान। तो इसको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 4, गुलबर्गा एक ज़माने में किस राज्य की राजधानी थी? तो ये था बहमनी साम्राज्य की राजधानी थी। बहमनी क्या था? तो ये हसन गंगू के द्वारा जब दिल्ली पे मोहम्मद बिन तुगलक का शासन चल रहा था तो उसी के समय ये 1347 में अलग होकर एक साम्राज्य का स्थापना किया था, जिसे बहमानी साम्राज्य कहते हैं। हसन गंगू के द्वारा किया गया था और इन्होंने अपनी राजधानी गुलबर्ग को रखा था। विजयनगर कब अलग हुआ था? तो विजयनगर 1336 में। ये भी मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ही हुआ था और इसकी स्थापना हरिहर एवं बुक्का दो भाइयों ने की थी। क्वेश्चन नंबर 5, अलबरूनी ने किसके राज्यकाल का वर्णन किया है? तो अलबरूनी किसके राज्यकाल का वर्णन करेगा? स्वाभाविक सा बात है कि जिसके दरबार में रहेगा तो ये महमूद गजनवी का। ऑप्शन ए, अलबरूनी के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है किताबुल हिंद। इसको भी ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 6, बदरुद्दीन तैयब जी कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष के रूप में कब निर्वाचित हुए थे? तो ये कब निर्वाचित हुए थे? ये 1887 में। ये कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन था? तो ये कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन था और ये मद्रास में हुआ था और इसकी अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयब जी ने की थी। 1885 में कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन था जो कहाँ पे था? बम्बई में था। उसके बाद 1886 में दूसरा हुआ था। ये कहाँ पे हुआ था? ये कलकत्ता में हुआ था। इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। और कांग्रेस का चौथा अधिवेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है 1888 का, जिसकी अध्यक्षता एक ब्रिटिश नागरिक करेगा, जॉर्ज यूल। इसको भी ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, महात्मा गांधी ने सर्वोदय की मान्यताएं किस पुस्तक से ग्रहण की थी? तो ये महात्मा गांधी ने सर्वोदय की मान्यता जो थी ये अनटू दी लास्ट। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये पुस्तक के लेखक कौन है? तो जॉन रस्किन है। इसी पुस्तक से महात्मा गांधी ने सर्वोदय की मान्यता ग्रहण की थी। क्वेश्चन नंबर 8, कानपुर षड्यंत्र केस में निम्नलिखित में कौन शामिल नहीं है? तो इसमें कौन शामिल नहीं थे? वो सत्यभक्त शामिल नहीं थे। ये कब का है कानपुर षड्यंत्र केस? तो ये 1924 का है। इसमें कम्युनिस्ट नेता श्रीपद अमृत डांगे, मुजफ्फर अहमद, नलीन गुप्ता, शौकत उस्मानी, इन जैसे नेताओं का इसमें हस्तक्षेप था और इन लोगों पर मुकदमा चलाया गया था और 4-4 वर्ष का कारावास इन लोगों को सजा सुनाया गया था।
कानपुर षड्यंत्र केस को ही हम बोल्शेविक षड्यंत्र केस के नाम से भी जानते हैं, तो इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। बोल्शेविक षड्यंत्र केस, कानपुर षड्यंत्र केस को ही बोल्शेविक षड्यंत्र केस। क्वेश्चन नंबर 9, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो युगांतर इसकी स्थापना किसने किया था, यानी संस्थापक पूछ रहा है, तो ये बारिंद्र घोष। नौजवान सभा, इसकी स्थापना भगत सिंह के द्वारा किया गया था। भारतीय सुधार समिति, इसकी स्थापना दादा भाई नौरोजी। और दलित उद्धार सभा, ये स्वामी श्रद्धानंद। तो कौन सा कूट सही हो जाएगा, एक यानी कि कूट 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही कथन को चुनिए। तो मेरे सिर पर एक एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के कफन की कील सिद्ध होगी, ये किसका है, तो ये है लाला लाजपत राय का। हमने घुटने टेक कर रोटी मांगी किंतु उत्तर में हमें पत्थर मिले, तो ये कथन महात्मा गांधी जी का है। सतत जागरूकता की स्वाधीनता का मूल्य, तो ये जवाहरलाल नेहरू जी का है, जवाहरलाल नेहरू। और इनकलाब जिंदाबाद पता ही होगा, भगत सिंह जी के द्वारा दिया हुआ नारा है। तो इस हिसाब से कौन सा कूट सही हो जाएगा, कूट बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, 1923 में चित्तरंजन दास और पंडित मोतीलाल नेहरू ने जिस स्वराज दल का निर्माण किया था उसका मुख्य कार्यक्रम क्या था, तो उसका मुख्य कार्यक्रम हो जाएगा कि चुनाव जीतकर विधानमंडल में जाकर सरकार का विरोध करना। ऑप्शन डी। ये दरअसल क्या था कि इन्होंने 1922 में गया अधिवेशन के बाद ये डिसीजन लिया था सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने कि ये एक अलग पार्टी बनाएंगे, स्वराज पार्टी, और इसके तहत चुनाव जीतेंगे, सरकार में जाके वहाँ पे जाके विरोध करेंगे। और 1923 में जो बंगाल में चुनाव हुआ था तो वहाँ पे ये पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनके उभरी थी, तो इसको याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, 1932 के पूना पैक्ट के अनुसार क्या हुआ था, तो इसके अनुसार जो ये हुआ था कि हरिजनों के लिए स्थान आरक्षित हुआ और उनका निर्वाचन हिंदुओं के साथ सम्मिलित क्षेत्रों द्वारा तय हुआ। ऑप्शन बी। पूना पैक्ट कब हुआ था, तो ये 24 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी और BR अम्बेडकर के बीच में हुआ था, इसको ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, सर्वोच्च न्यायालय को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मूल अधिकारों की रक्षा के लिए रीट जारी करने का अधिकार है, तो ये सर्वोच्च न्यायालय आर्टिकल 32 का उपयोग करके रीट जारी करती है। हाईकोर्ट पूछे तो वो आर्टिकल 226 का उपयोग करके रीट जारी करती है। और ये कितने प्रकार के रीट जारी करती है हाईकोर्ट, तो ये 5 प्रकार के रीट को जारी करती है। आर्टिकल 14 में क्या है, तो ये कानून के समक्ष समानता है। आर्टिकल 16 में क्या है, तो लोक नियोजन में समानता है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है, तो ये राष्ट्रपति का विधायी अधिकार है। ऑप्शन डी। राष्ट्रपति जो होते हैं आर्टिकल 123 का उपयोग करके अध्यादेश जारी करते हैं। अध्यादेश वही शक्ति होती है जो संसद द्वारा बनाए गए कानून का जितना प्रभाव होता है उतना ही एक अध्यादेश का भी प्रभाव होता है। और ये जो होता है मंत्रिमंडल के द्वारा तैयार किया जाता है और संसद की स्वीकृति अगर 6 हफ्ता के अंदर मिल जाती है तो ये बना रहता है, नहीं तो ये स्वतः समाप्त हो जाता है। और पूछे कि राज्य में राज्यपाल किस आर्टिकल का उपयोग करके अध्यादेश जारी करते हैं, तो 213 हो जाएगा, इसको ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, राज्यसभा को लोकसभा की तुलना में कम अधिकार है, इस संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो कौन सा कथन सही नहीं है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा कि संवैधानिक संशोधन संबंधी प्रस्ताव लोकसभा में रखा जाएगा और वहाँ स्पीकर स्वीकार होने पर ही राज्यसभा में रखा जाएगा। तो ये गलत बात है, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि संविधान संशोधन वाला पहले लोकसभा में ही रखा जाएगा, ये किसी भी सदन में रखा जा सकता है। बस धन विधेयक जो होता है वो केवल लोकसभा में रखा जाता है, ये अनिवार्य है। क्वेश्चन नंबर 16, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश के स्थानांतरण का अधिकार किसके पास है, तो ये हमारे राष्ट्रपति के पास होता है। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 17, राज्य के राज्यपाल की क्या स्थिति होती है, तो इनकी जो स्थिति होती है वो राज्य की कार्यकारिणी का अध्यक्ष होता है। ऑप्शन बी। राज्यपाल का पद पूछे तो ये आर्टिकल 153 में है और आर्टिकल 154 में क्या है, तो ये राज्य की कार्यपालिका शक्ति जो होती है वो राज्यपाल में निहित होती है, इसकी चर्चा आर्टिकल 154 में है। क्वेश्चन नंबर 18, भारत के शासन को संसदीय कहा जाता है क्योंकि इसमें क्या होता है कि कार्यकारी व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। ऑप्शन डी। संसदीय प्रणाली क्या होता है कि इसमें अगर एक मंत्री के विरुद्ध भी लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया तो माना जाता है कि संपूर्ण मंत्रिपरिषद जो है वो
मतलब स्थापित हो चुका है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 18, भारत के शासन को संसदीय कहा जाता है क्योंकि क्या होता है कि कार्यकारिणी व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और संसदीय प्रणाली में क्या होता है कि एक मंत्री के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो संपूर्ण मंत्रिपरिषद को एक साथ इस्तीफा देना पड़ता है, और मंत्रिपरिषद जो होती है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। इसको भी ध्यान में रखना। क्वेश्चन नंबर 19, समवर्ती सूची के विषय पर केंद्र व राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं, परंतु दोनों में विरोध की स्थिति में क्या होगा कि जो केंद्र का कानून होगा वो मान्य होगा। ऑप्शन सी। समवर्ती सूची में टोटल कितने विषय हैं, तो ये पहले 47 थे लेकिन वर्तमान में 52 है। इसको ध्यान में रखेंगे। और टोटल कितनी सूचियां हैं, तो वो 3 सूची है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। और ये संविधान की 7वीं अनुसूची में इन तीनों सूचियों का मेंशन है, तो इसको याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक हवाएं उत्तर पूर्व से दक्षिणी पश्चिम की ओर किस कारण चलती है, तो ये जो होता है ये कोरियोलिस बल होता है। कोरियोलिस बल में क्या होता है कि जैसे कि ये उत्तर की पवनें हैं तो ये इस तरफ चलेगी, दक्षिणी की पवनें हैं तो ये साउथ वेस्ट चलेगी, और ये नॉर्थ ईस्ट, तो ये कोरियोलिस बल की वजह से होता है। 21, हिंडनबर्ग रेखा निम्नलिखित किन देशों के मध्य स्थित रेखा है, तो ये जो है हिंडनबर्ग रेखा ये हो जाएगा जर्मनी और पोलैंड। ऑप्शन बी। कुछ और रेखाएं देख लेते हैं, जैसे कि मैगी नॉट रेखा ये जर्मनी और फ्रांस के बीच है। मेन रहीम रेखा ये रूस और फिनलैंड के बीच है। 38 डिग्री समानांतर रेखा ये हो जाएगा उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका, और 49 डिग्री तो ये हो जाएगा अमेरिका और कनाडा, तो इसको भी याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सबसे बड़ा उपग्रह वाला ग्रह ये कौन सा हो जाता है, तो ये हो जाएगा बृहस्पति, ए का 4। उसके बाद सबसे अधिक ठंडा ग्रह तो ये हो जाएगा वरुण, यानी कि बी का 2। तो इस हिसाब से ऑप्शन सी सही आ रहा है। तो लाल ग्रह किसे कहते हैं, ये मंगल को कहते हैं, और भोर का तारा शुक्र को, तो इसको ध्यान में रखेंगे। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। और आप लोग वीडियो को पूरा अच्छे से देखिए, वीडियो को स्किप मत करिए, इससे आपको फ़ायदा ही होगा, नुकसान कहीं से नहीं होने वाला है। तो चलिए देखते हैं 23 नंबर, सीढ़ीदार खेती अधिक होती है तो ये कहाँ पे होती है, पर्वतीय क्षेत्र पे होती है। सीढ़ीदार क्या होता है, ऐसे लेयर बाय लेयर होता है, तो ये कहाँ पे होगा, जहाँ पे थोड़ा ढाल होगा, तो पर्वत पे ढाल होता है, इसलिए वहाँ पे सीढ़ीदार खेती होती है। क्वेश्चन नंबर 24, भारत में हरित क्रांति कब चालू हुई थी, तो ये चालू हुई थी 60 के दशक में। पूछे भारत में हरित क्रांति के जनक कौन हो जाएंगे, तो वो MS स्वामीनाथन हो जाएंगे। और पूछे विश्व के अंदर कौन हो जाएंगे, तो वो नॉर्मन बोरलॉग हो जाएंगे। अब मैथ का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25, 5 सेब और 9 संतरों की कुल लागत 57 है, यानी 5 एप्पल 9 संतरा की कुल लागत 57 है। 9 सेब और 5 संतरा की कुल लागत 69 है। तो इसको इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, तो इन दोनों को बराबर लाना है, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये सॉल्व फैक्टराइजेशन वाला जो प्रोसेस है ना, ये उसी से बनेगा। तो इसमें आपको जो सही आंसर आएगा 3 सेब और 2, मतलब जो सेब का दाम आएगा उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देना, और संतरा का आएगा उसको 2 से कर देना, और दोनों को जोड़ देना है। तो सही आंसर 24, ऑप्शन ए। 26, भारत में प्रगतिशील कर प्रणाली का सर्वोत्तम उदाहरण है, तो ये कौन सा है, तो ये आयकर है, ऑप्शन डी। 27, परिवर्तनशील आरक्षण अनुपात और खुला बाजार कार्यवाही किसके साधन है, तो ये जो साधन है ये मुद्रा नीति के हैं, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। और बजट की चर्चा हमारे संविधान के किस आर्टिकल में, तो आर्टिकल 112 में। डायरेक्ट बजट शब्द मेंशन नहीं है संविधान में, लेकिन इसी को वार्षिक वित्तीय विवरण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, सम विच्छेद बिंदु ब्रेक इवन पॉइंट से आशय है, तो इससे क्या आशय है, फर्म की वह स्थिति जहां न लाभ और न हानि हो रही है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 29, रसायन विज्ञान में प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता है, तो किसको मिला था रसायन विज्ञान में, तो ये मिला था जैकोब्स हेनरिक्स वेंटहॉफ, ऑप्शन डी। 30, मृत्युपरांत शरीर की जांच अथवा पोस्टमार्टम को क्या कहते हैं, तो इसको ऑटोप्सी कहते हैं।
ऑटोप्सी रिपोर्ट आपने सुना होगा। 31 सूर्य के हानिकारक किरणों से आँख की रक्षा के लिए धूप की चश्मे में प्रयुक्त कांच में किसका मिश्रण होता है? तो इसमें जो मिश्रण होता है वो फेरस ऑक्साइड का होता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और एग्ज़ाम नज़दीक है तो आप लोग कोशिश करिए कि सेट को पूरा लगाइए। तो सेट लगाने से क्या होता है कि इससे पता चलता है कि आपकी तैयारी कैसी है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं तो उसको आप नोट कर लेंगे, कहीं हो सकता है इसी में से एग्ज़ाम में आ जाए, बाद में अफसोस नहीं होगा ना, इसलिए सेट को पूरा लगाना ज़्यादा ज़रूरी है। 32 निम्नलिखित विज्ञान पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किए जाते हैं? धन्वंतरी पुरस्कार, तो ये किया जाता है चिकित्सा के क्षेत्र में। होमी भाभा पुरस्कार, तो ये किया जाता है परमाणु ऊर्जा में। विक्रम साराभाई पुरस्कार, ये अंतरिक्ष अनुसंधान। और बोरलोग पुरस्कार, तो ये कृषि में किया जाता है। तो ए का 3, बी का 2, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। प्लववान जीव के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसके जो प्रतिपादक थे वो हो जाएंगे बारबरा मैकलिंटोक, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 34 दैनिक जीवन में उपयोग होने वाला प्राथमिक शेल है, तो ये कौन है? तो ये होता है शुष्क शेल, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 35 नकदी फसलें हैं, तो नकदी मतलब कैश क्रॉप, तो ये कौन सी हो जाती है कैश क्रॉप? तो ये हो जाएंगे आपको गन्ना और कपास, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और साथ ही साथ जूट, रबर, चाय, ये सब नकदी फसलें हैं। 36 सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एपी कल्चर से क्या मतलब होता है? तो मधुमक्खी पालन। पीसी कल्चर से क्या मतलब होता है? तो मछली पालन। स्पर्मेलॉजी से क्या मतलब होता है? बीजों का अंकुरन संबंधित अध्ययन। पेडोलॉजी से मृदा संबंधित। तो ये 1, 2, 3, 4, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 37 मृदा में सूक्ष्म जीवों की सर्वाधिक संख्या होती है, तो क्या होता है? ये फंगस होता है, ऑप्शन ए। शैवालों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? तो फाइकोलॉजी कहते हैं, इसको भी याद रखेंगे। 38 रिले क्रॉपिंग का उदाहरण है, तो इसका उदाहरण क्या होता है? इसका उदाहरण होता है मक्का, तोरिया, गेहूँ, मूंग, ये सब जो होते हैं रिले क्रॉपिंग होते हैं। 39 कौन सा उर्वरक अम्लीयता घटाता है? तो कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपको अमोनिया फॉस्फेट, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, अमोनिया फॉस्फेट। 40 लोकप्रिय हिंदी कविता की पुस्तक मधुशाला के रचयिता थे, तो इसके रचयिता कौन है? इसके रचयिता है हरिवंश राय बच्चन, ऑप्शन बी, एक प्रसिद्ध लेखक कह सकते हैं इनको। 41 हर वर्ष किस तिथि को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है? तो ये हर वर्ष 3 मई को मनाया जाता है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 1 मई को क्या मनाया जाता है? तो ये अंतर्राष्ट्रीय लेबर दिवस मनाया जाता है। 5 मई को क्या मनाया जाता है? विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस मनाया जाता है 5 मई को। और 28 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? ILO का जो होता है ये कार्यस्थल सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए विश्व दिवस मनाया जाता है ILO के द्वारा, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। अब है 42 किसकी उपस्थिति के कारण सिरका अम्लीय प्रकृति का होता है? तो ये किसकी उपस्थिति के कारण होता है? एसिटिक एसिड, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43 जब लगभग 9% प्रति वर्ष की दर से वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज है, तो 2 साल के बाद 5000 की राशि कितनी होगी? तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसका फॉर्मूला होता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट का P × 1 + R/100⁴ तो हमारे पास यहाँ पे सब चीज़ दिया हुआ है, 5000 दिया हुआ है, 1 + 9% है तो 9/100 और 2 साल के लिए पूछ रहा है। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 5940, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 44 गन्ने की फसल लगभग कितने समय में तैयार हो जाती है? तो ये लगभग 12 माह में तैयार हो जाती है। और गन्ने में एक रोग होता है रेड डॉट, तो पूछे कि रेड डॉट रोग किससे संबंधित है? तो ये गन्ने से हो जाएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 45 सरकार द्वारा बेरोजगारी भत्ता व वृद्धा पेंशन की व्यवस्था निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है निर्देशक तत्वों में से। संविधान के भाग 4 में आर्टिकल 36 से 51 तक DPSP की चर्चा है, जिसमें क्या कहा जाता है कि
सरकार जो है वो लोक कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए कुछ सहायता करेगी, तो इसको निर्देशक तत्वों में रखते हैं। 46 भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत निम्नलिखित में से कौन है? तो ये है भारतीय शासन अधिनियम 1935। लगभग 80% जो भाग है संविधान का वो हमने यहीं से लिया है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। 47 केंद्र सरकार निम्नलिखित में से किस प्रकार की आपातकालीन व्यवस्था को लागू कर सकती है? तो कर सकती है कैसी आपातकालीन व्यवस्था को? तो सभी कर सकती है। 352 का उपयोग करके अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल, 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन और 360 के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल, तो उपयुक्त सभी सही हो जाएगा। 48 भारत में प्रवेश करने वाला शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति कहाँ होती है? तो ये जो होती है इसकी उत्पत्ति वो हिंद महासागर में होती है। ऑप्शन बी हिंद महासागर। 49 बजरंग पुनिया का संबंध निम्नलिखित किस खेल से है? तो इनका जो संबंध है वो रेसलिंग से है। तो जैसा कि देख रहे हैं कि हर एक सेट में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं स्पोर्ट्स एंड पर्सनैलिटीज से, तो इन सभी को आप बारीकी से, सेट का मतलब क्या होता है कि आपको पता लगता है कि क्वेश्चंस कहाँ से ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, तो सेट लगाने का यही एक फ़ायदा है। क्वेश्चन नंबर 50 निम्नलिखित में से कौन सा एक कोयले का विशेष प्रकार नहीं है? तो ये कौन सा हो जाएगा? ये लिमोनाइट नहीं हो जाएगा। कोयले जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और एक होता है पीट। ये सबसे घटिया क्वालिटी का होता है। 51 भारतीय वन सर्वेक्षण फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका जो मुख्यालय है वो है देहरादून में। फॉरेस्ट रिपोर्ट कब आती है? तो ये हर 2 साल पे एक बार आती है, तो इसको भी याद रखेंगे। 52 जब पवन पृथ्वी के घूर्णन के कारण अपनी दिशा बदल लेती है तो निम्नलिखित में से इसे किस नाम से पुकारते हैं? तो इसको कहा जाता है भूवि क्षेपी पवन, जियोट्रोपिक विंड्स। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 53 इजराइल से एक और क्वेश्चन, यानी कि आप देख रहे हैं कि जो करेंट टॉपिक है चर्चा में है वहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इजराइल की पार्लियामेंट का नाम क्या है? तो इजराइल की पार्लियामेंट का नाम है नेशेट। डाइट कहाँ की पार्लियामेंट है? तो ये है जापान की। पीपुल्स असेंबली तो ये हो जाएगा मिस्र का, और नेशनल असेंबली तो ये हो जाएगा पाकिस्तान का, और अफ़गानिस्तान की संसद का नाम है शोरा, इसको भी ध्यान में रखेंगे। और फोल्केटिंग ये कहाँ का है? तो ये है डेनमार्क का। 54 लेसर में सभी परमाणु प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, तो ये क्या है? तो ये समान आवृत्ति का, समान तरंगदैर्घ्य, समान फलन, उपयुक्त सभी सही हो जाएगा। 55 निम्नलिखित में से किसमें नाइट्रोजन पाई जाती है? तो नाइट्रोजन जो होता है वो प्रोटीन में पाया जाता है। ऑप्शन बी। हमारे मनुष्य शरीर को लगभग 20 प्रकार के प्रोटीन की आवश्यकता होता है, जिसमें 10 हमारे शरीर में पहले से मौजूद होते हैं, 10 हम खाते हैं, तो ये टोटल 20 उड़ जाता है, जो हमारे शरीर की वृद्धि में बहुत ही सहायक होता है। 56 निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी एक उत्परिवर्तित जीन के कारण होती है? तो कौन सी बीमारी है? ये है हीमोफीलिया भी है, थैलेसीमिया भी है, सिकल सेल एनीमिया भी है, तो उपयुक्त सभी सही हो जाएगा। 57 12 घड़ियाँ बेचकर एक दुकानदार 2 घड़ियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, प्रतिशत में उसका लाभ ज्ञात करना है। तो विक्रय मूल्य कितना? ये 12 घड़ियाँ हैं और 2 घड़ियों के बराबर लाभ कमाता है, तो क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? विक्रय में से लाभ को घटाएंगे, यानी 10 घड़ी का प्रॉफिट हो रहा है और लाभ जो हो रहा है 2 घड़ियों के मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है, 2 का किस पे? 10 पे, और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो ये कितना आएगा? 20%। ऑप्शन बी। 58 सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। अथर्ववेद इसका संबंध है औषधियों से। ऋग्वेद इसका संबंध है ईश्वर महिमा से। यजुर्वेद इसका संबंध है बलिदान से। सामवेद इसका संबंध है संगीत से। तो कौन सा कूट सही हो जाएगा? तो इसका कूट ए सही हो जाएगा। 59 भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह स्टेट इम्बल कब से अंगीकृत किया गया था? तो ये जो है ये किया गया था 26 जनवरी 1950 से। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। पूछे कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो ये मयूर है, और राष्ट्रीय पशु तो बाघ, राष्ट्रीय पुष्प तो ये हो जाएगा कमल, और राष्ट्रीय वृक्ष तो ये हो जाएगा बरगद।
ये सब छोटी छोटी बातें हैं जिनको आपको ध्यान में रखना होगा, क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन गलत होने के बाद ना बहुत अफसोस होता है। 60 धार्मिक त्यौहार दुर्गा पूजा किस राज्य में उत्साह के साथ मनाया जाता है? तो आप सभी को पता होगा कि पश्चिम बंगाल में बहुत ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। 61 डीकैथलॉन क्या है? तो डीकैथलॉन जो है यह 10 आइटम की प्रतियोगिता है, ऑप्शन डी। ये ब्रांड वाला डीकैथलॉन नहीं समझ लेना है, ये 10 आइटम की प्रतियोगिता है। 62 फिनिक्स फार्म कहाँ है? तो ये डरबन साउथ अफ्रीका में है। ये गांधी जी के द्वारा स्थापित किया गया था, इसको ध्यान में रखेंगे। कब किया गया था? तो 1904 में फिनिक्स फार्म। क्वेश्चन नंबर 63 घोटुल प्रथा क्या है? तो घोटुल प्रथा जो है यह संयुक्त आवास जिसमें लड़के लड़कियां साथ साथ रहते हैं, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 64 भूमध्य क्षेत्र यानी मेडिटेरियन रीजन में भारी वर्षा कब होती है? तो इसमें जो भारी वर्षा होती है वो शीत ऋतु में होती है, ऑप्शन सी। और भूमध्य क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है विश्व के बागानों की भूमि, इसको भी ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 65 किशनगंज जहाँ सर्वाधिक औसत वर्षा होती है बिहार के किस प्रादेशिक प्रदेश में पड़ता है? तो ये जो है ये पड़ता है उत्तर पूर्वी मैदानी भाग, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आपको पता होगा ये जैसे मान लेते हैं बिहार का नक्शा है, तो यहाँ पे किशनगंज है, तो ये कहाँ पे है? ये उत्तर नॉर्थ ईस्ट। 66 ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ था? तो इसका जो प्रारंभ है ये 1970 में हुआ था, ऑप्शन बी। 67 मैथ का क्वेश्चन है कि एक मोची ने महिला के जूतों की 3 नई जोड़ी बनाई। उसने कच्चे माल में विक्रय मूल्य का 30% निवेश किया, 35% मजदूरी में चला गया और शेष राशि का उसको लाभ हुआ। यदि जूते का विक्रय मूल्य 1500 था तो लाभ कितना होगा? तो जूते का विक्रय मूल्य दिया हुआ है 1500, निवेश में खर्च कितना किया है? तो 30%, यानी 1500 का 30% 450 रुपये। मजदूरी में कितना खर्च किया है? तो 1500 का 35%, तो ये कितना हो जाएगा? 525। तो टोटल इसको जो कुल खर्च है वो कितना का हो गया? पहली बार में आया था 450 और 525 यानी 975 का, और ये बेचा 1500 में, 975 का खर्च आया यानी 525 रुपये का इसको लाभ हुआ है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 68 ये भी एक मैथ का क्वेश्चन है कि ए किसी कार्य को 5 दिन में समाप्त करता है, बी उसको 10 दिन में करता है। दोनों मिलकर कार्य करना प्रारंभ करते हैं, लेकिन कार्य समाप्त होने से 4 दिन पहले ए कार्य को छोड़ देता है। ए ने कितने दिन कार्य किया था? तो क्या हो जाएगा कि ए और बी दोनों मिलकर कार्य कर रहे हैं, एक 5 दिन में एक 10 दिन में, तो टोटल काम कितना हो जाएगा? 10 दिन का। ए और बी 5 और 10, तो इसकी एफिशिएंसी 1, इसकी एफिशिएंसी 2। 4 दिन में ए द्वारा किया गया काम कितना हो जाएगा? वो 8 हो जाएगा। और क्या बोल रहा है कि तो टोटल काम कितना हो जाएगा? तो वो हो जाएगा 18। और क्या बोल रहा है? कार्य पूरा होने में लगा हुआ समय पूछ रहा है, तो वो कितना हो जाएगा? तो 18 और अपॉन 3, तो ये हो जाएगा 6। और उसके बाद क्या होता है कि अंत में ए के द्वारा किया हुआ कार्य, तो 4 दिन पहले छोड़ देता है, तो ए केवल 2 दिन कार्य करेगा, ऑप्शन डी। 69 निम्नलिखित में से कौन मुद्रास्फीति से लाभान्वित होता है? तो इनसे जो लाभान्वित होता है वो ऋणी होता है, ऑप्शन सी। 70 निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय तरंगों में से किसकी आवृत्ति अधिकतम होती है? तो ये होता है गामा किरणों का, ऑप्शन बी। 71 भारत और पाकिस्तान इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच शिमला समझौता कब हुआ था? तो ये हुआ था 2 जुलाई 1972 को, भारत पाक युद्ध के बाद हुआ था। 72 नाइट्रोजन यौगिकीकरण किसके द्वारा होता है? तो ये होता है नीली हरी शैवाल, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 73 भारत में फेडरेशन कप का संबंध किस खेल से है? तो भारत में जो फेडरेशन कप है ये फुटबॉल से संबंधित है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 74 निम्न में से कौन सा दर्रा भारत एवं म्यांमार की सीमा पर स्थित है? तो ये जो है दीफू और पांगशाड दर्रा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 निम्न में से कौन भारत की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है? तो भारत की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन हो जाएगा? तो ये हो जाएगा देवर झील, ऑप्शन सी इज द राइट। 76 निम्न में से किस महासागर को अर्ध महासागर की संज्ञा दी गई है?
तो ये जो है अर्ध महासागर की संज्ञा हिंद महासागर को दी गई है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 77 निम्न में से कौन सी एक संस्थान ब्रेटन वुड संस्थाओं से संबंधित नहीं है? तो कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक ये दोनों ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के बाद ही बना था। 78 भारत में एक निर्दिष्टकरण के संवैधानिक प्रावधानों के तहत निम्न में से कौन सा कर है जो पूरी तरह से राज्य द्वारा लगाया और वसूला जाता है? तो ये कौन सा कर होगा? ये भू राजस्व कर होगा। ये राज्यों के द्वारा लगाया और वसूला जाता है। 79 निम्न में से किसने गुणसूत्रों की वंशागति का सिद्धांत दिया था? तो ये किसके द्वारा दिया गया था? ये दिया गया था शूटन और बोबेरी के द्वारा। ऑप्शन डी। और ये कब दिया गया था? ये 1902 में दिया गया था इनके द्वारा। इसको भी याद रखेंगे। 80 निम्न में से कौन आकृष्ट गैस नहीं है? तो ये कौन सा हो जाएगा? ये हाइड्रोजन। ऑप्शन सी। हाइड्रोजन का 3 समस्थानिक भी है, इसको भी याद रखेंगे। 1H1, 1H2, 1H3। 81 निम्न में से कौन संयंता का मात्रक है? तो संयंता का मात्रक क्या हो जाएगा? ये पोवाइल जली। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 82 वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन IUCN का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो इसका जो मुख्यालय स्थित है वो ग्लांड। ऑप्शन सी। ये कहाँ पे है? ये स्विट्जरलैंड में है। 83 संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक बहुआयामी निर्धनता सूचकांक के अनुसार भारत की कितनी आबादी गरीबी मुक्त हुई है? तो ये जो हुई है ये 41.5 करोड़ आबादी गरीबी मुक्त हुई है। 84 जेन्स स्टोल्टेनबर्ग को लगातार तीसरी बार किस संगठन का महासचिव चुना गया है? तो ये चुना गया है नाटो का। ऑप्शन सी। नाटो में अभी जो लास्ट देश बना है 31वां वो है फिनलैंड। इसको भी ध्यान में रखेंगे। 85 क्या बोल रहा है कि ग्लोबल फायर पावर रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेनाओं में भारत की रैंकिंग क्या है? तो भारत की रैंकिंग जो है वो है 4th नंबर पे। 86 34वां अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित हुआ। इसमें किस देश ने पदक तालिका में पहला स्थान हासिल किया? तो इसमें जो है भारत प्रथम स्थान पे आया था। ऑप्शन बी। 87 महिला के खिलाफ अपराध के मामले में निपटाने में कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रथम स्थान पे रहा है? तो ये जो हो जाएगा दादर नगर हवेली और दमन दीव, ये प्रथम स्थान पे रहा है। 88 राष्ट्रीय मछली किसान दिवस बैठक 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? तो इसका जो आयोजन है वो महाबलीपुरम में हुआ है। ऑप्शन डी। 89 अभिजीत चक्रवर्ती को निम्नलिखित में से किसका MD और CEO नियुक्त किया गया है? तो ये इनको किया गया SBI कार्ड। ऑप्शन ए। 90 निम्न में से किस संस्था के निदेशक के रूप में संजय मिश्रा को मिले कार्यकाल विस्तार को सुप्रीम कोर्ट ने अवैध ठहराया है? तो ये है प्रवर्तन निर्देशालय। ऑप्शन सी। 91 जुलाई 2023 में GST काउंसिल की 50वीं बैठक में ऑनलाइन गेमिंग पर कितना प्रतिशत GST निर्धारित किया गया है? तो ये किया गया है 28%। ऑप्शन डी याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। 92 जिमैक्स मेरीटाइम अभ्यास 2023 का आयोजन भारत और किस देश की नौसेना के बीच में हुआ है? तो इसमें देख रहे होंगे शुरू में जे लगा हुआ, यानी कि ये जापान से संबंधित है। इसको ध्यान में रखेंगे। तो 92 का बी ऑप्शन। 93 दुनिया का पहला मीथेन संचालित रॉकेट जुके 2 किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है चाइना के द्वारा। ऑप्शन ए। 94 किसने भारत की पहली क्षेत्रीय AI न्यूज़ एंकर लीसा को लॉन्च किया है? तो लीसा को लॉन्च किया है ओडिशा टीवी ने। ऑप्शन सी। 95 किस राज्य की सरकार ने भारतीय गायों की नस्लों की माइक्रो डायरी स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। ऑप्शन डी। 96 इसरो ने निम्नलिखित में से किसे निजी क्षेत्र में स्थानांतरित करने का निर्णय लिया है? तो ये लिया गया है SSLV। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 97 नंबर है कि प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इस पुरस्कार से इस साल नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित किया गया है। 98 नंबर है कि जुलाई 2023 में किसे धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत लाया गया है? तो ये जो है
ये लाया गया है वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 99 निम्नलिखित में से संस्था में एक उत्पाद डिज़ाइन केंद्र का उद्घाटन किया गया है, तो ये कहाँ पे किया गया है? ये किया गया सीडैक कोलकाता में। ऑप्शन ए। अब है लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100 कि केंद्र सरकार की लखपति दीदी योजना के तहत कितनी महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा? तो ये है 2 करोड़ महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो आज ये हमारा सेट नंबर 19 कंप्लीट हुआ। कल हम मिलेंगे एक नए सेट में, सेट नंबर 20 में। तब तक के लिए आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और अपनी तैयारी को और ही मजबूती प्रदान करिए, क्योंकि सेट लगाने से बहुत ही फ़ायदा होगा। एग्ज़ाम में आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, तो एग्ज़ाम में जाके लगेगा कि अच्छा ये तो पढ़ा हुआ, ये भी पढ़ा हुआ, तो इससे सेट लगाने से फ़ायदा होता है और इससे ये भी पता चलता है कि आपकी तैयारी भी कितनी हुई है और कितनी आपको करनी है मेहनत। तो सेट लगाइए अच्छे से और तैयारी को अच्छा बनाइए। एग्ज़ाम में ज़्यादा समय बचा नहीं है, तो अच्छे से पढ़ाई करिए। चलिए तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।